मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को, और इस क्लास में एक्सरसाइज 1.3 का बेसिक एंड थ्योरम करवाएंगे। और पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट नहीं की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में एक्सरसाइज 1.3 का बेसिक एंड थ्योरम करवाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़वाते हैं बेसिक एंड थ्योरम का गर्दा। अगर हम बेसिक की बात करें तो यहां पर हेडिंग डाल लेना है नंबर फर्स्ट में, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस या करके आपको यहां पे लिख लेना है लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। सभी स्टूडेंट हेडिंग डाल लो, कन्वर्जेंट सीक्वेंस लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी पेपर में डेफिनेशन पूछी जाती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस या फिर लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। जो यहां पर हम आपको लिखवाएं, आपको लिख लेना है, चाहे पेपर में लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस की डेफिनेशन पूछी जाए या फिर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, आपको लिखना वही है जो यहां पर हम लिखेंगे। और एक एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्पल भी पूछा जाता है। तो आपको यहां पे लिख लेना है डेफिनेशन में, ए सीक्वेंस एक्शन इज said to be convergent if there is a real number L। फिर आपको लिखना है such that for every epsilon greater than 0। फिर आपको लिखना है there exists a positive integer n naught। फिर आपको लिखना है in such that मोड में xn माइनस का l लेस देन epsilon। फिर कामा फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल n नॉट। अब आपको समझाते हैं, यहां पर जो लिखा है xn, ये क्या है? सीक्वेंस है, और यहां पर ये l है, इस सीक्वेंस की लिमिट है। जैसे हम आपको समझाते हैं, मेरे पास ये है सीक्वेंस, जैसे n अपॉन n प्लस 1। अब आपको लिमिट निकालना है n टेंड्स टू इनफाइनाइट, किसकी? सीक्वेंस की। तो मेरे पास xn की वैल्यू है n अपॉन n प्लस 1। आपको समझना है, क्योंकि आपने अगर बेसिक अच्छे से समझ लिया, ये मेरी गारंटी है, जो यहाँ पर आपको थ्योरम दिख रही हैं इजीली प्रूव हो जाएंगी, दिक्कत नहीं आएगी। इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे समझा रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है, अगर आप लिमिट निकालोगे इसकी तो कितनी निकलेगी मेरे प्यारे बच्चों? 1 निकलेगी। अब आप कहोगे कि सर हम कैसे निकालें, ये भी नहीं आता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें फॉर्म की, तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बनेगा, क्योंकि लिमिट की वैल्यू डालेंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर और नीचे। तो ऊपर तो इनफाइनाइट और नीचे इनफाइनाइट प्लस 1। तो इनफाइनाइट में अगर आप कोई नंबर प्लस कर रहे हो, कुछ भी हो, एनी नंबर, तो इनफाइनाइट ही आता है। तो ऊपर इनफाइनाइट नीचे इनफाइनाइट, आप डिफरेंशिएट कर लो, ये हॉस्पिटल रूल लगा लो। लेकिन किसके सापेक्ष अवकलन करोगे? तो आपको पता है लिमिट में जो वेरिएबल होता है ना, उसी के विद रिस्पेक्ट टू हमको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो इसका करेंगे तो 1 निकलेगा, और इसका करेंगे नीचे वाले का तो 1, और इसका कांस्टेंट का 0। और लिमिट्स आपको पता ही है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर हम सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे n नहीं है तो नहीं है,
तो लिमिट ऑटोमेटिक हट जाएगी, क्योंकि लिमिट की वैल्यू तभी हम रखते हैं जब मेरे पास n हो, यहाँ पे नहीं है तो वही आंसर शीट तो 1 निकली। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं कि -l और यहाँ पे xn, इसका मतलब यही है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn की आंसर शीट l है। समझ में आ गया? यहाँ पर जो लिखा है n ग्रेटर देन इक्वल n0, ये क्या बला है इसको भी बताएंगे। इसको हम रफ कर देते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना है ये l जो है लिमिट है इस सीक्वेंस की, और मोड में इसको लिखा जाता है। अभी बताएंगे आपको। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है n ग्रेटर देन n0, n0 बोलो या फिर n0 बोलो, दिक्कत नहीं है। जैसे हमने n0 को 10 ले लिया, तो ये n क्या बोलता है कि या तो इक्वल n0 से या फिर ग्रेटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, x10 अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो कैसे लिखोगे, क्योंकि n और यहाँ पे n, तो x10 लिखना, ठीक है। ऐसे नहीं 10, 11, 12 ऐसे नहीं लिखा जाता। अगर n0 की वैल्यू 10 है तो ऐसे लिखा जाता है x10, 11, क्योंकि इसने बोला है इक्वल या ग्रेटर, तो इक्वल हमने ले लिया। अब ग्रेटर ले रहे हैं तो ऐसे करके। तो ये जो पॉइंट हैं यहाँ से लिए, लेकिन ये जो लिमिट है ना, ये जो पॉइंट हैं इस पॉइंट के आसपास हैं, इसको लिमिट पॉइंट बोलते हैं। यल को क्या बोलते हैं? लिमिट पॉइंट इस सीक्वेंस xn के। तो ये जो पॉइंट हैं इसके आसपास मिलेंगे। आपको नहीं समझ में आ रहा, हम आपको बता रहे हैं। जैसे आपसे हम कहें 0 और 1 और यहाँ पर 2 ले लेते हैं। अगर हम आपसे ये कहें यहाँ पे 0 पॉइंट मीन्स 1.1, अगर यहाँ से बात करें 1.4, अगर हम पीछे बात करें यहाँ पर तो आप कहोगे 0.9, यहाँ पर अगर हम बात करें आप बोलोगे 0.8। तो अगर हम आपसे ये पूछें ये 1 है, 1 के आसपास बताइए पॉइंट, तो आप बोलोगे ये और ये। तो यही चीज़ हम आपको समझा रहे हैं। ये जो पॉइंट हैं ये आपने इस कंडीशन से लिए हैं समझने के लिए, और इस यल लिमिट पॉइंट के आसपास ये रहेंगे। जैसे एग्जांपल से हमने आपको समझाया है, यल के आसपास रहेंगे आगे पीछे, लेकिन जैसे यहाँ पर हमने अलग और यहाँ पे अलग आपको समझाया, मतलब कंडीशन होती है, अलग अलग कंडीशन पे ये वैल्यू 1 से ग्रेटर ली जाती है और 1 से लेस ली जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि थ्योरम सेकंड में ऐसा होगा, थ्योरम सेकंड में ऐसा होगा तो आपको समझना है। 1 के ये आसपास पॉइंट हैं, लेकिन कंडीशन के हिसाब से 1 से ग्रेटर भी लेते हैं और 1 से लेस भी लिए जाते हैं। समझ गए? ठीक है, ये आपने समझा, ये समझा। अब देखो ये डेफिनेशन है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। अगर पेपर में पूछे जाए तो आपको लिखना है। और भी बताते हैं क्या लिखना है डेफिनेशन में। यहाँ पे लिखो, इन अदर वर्ड we can say that। अब इसको, ये जो लाइन है इसको बॉक्स में ले लेते हैं, ठीक है, इसको बॉक्स में ले लेते हैं। कहने मतलब है इसी को अदर वर्ड में हम चेंज करेंगे। जैसे हम आपको समझा रहे थे, ये क्या है, ये किसकी लिमिट है, इस सीक्वेंस की है। तो देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn इक्वल l, मतलब इसको ऐसे भी लिखा जाता है। और यहाँ पे लिख लेना है फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल n0। इसको भी बॉक्स में ले लेते हैं। इसको ऐसा आपने समझ लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कन्वर्जेंट कोई सीक्वेंस है तो उसकी एक ही आंसर शीट निकलेगी जब लिमिट आप निकालोगे
n टेंस टू इनफाइनाइट पे, तो क्या निकलेगी, यल निकलेगी। और यल क्या है, इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पे लिखा है कोई दिक्कत नहीं है। यल क्या है, ए फाइनाइट क्वांटिटी। ठीक है, जब भी लिमिट निकालोगे किसी भी सीक्वेंस के, अगर फाइनाइट क्वांटिटी आती है तो वो सीक्वेंस मीन्स ये एक ही बात है, वो सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अब फाइनाइट क्वांटिटी हम आपको बताते हैं, फाइनाइट क्वांटिटी का मतलब है जैसे 1/2, 3, 0 प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट को छोड़ के, प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट को छोड़ के अदर जितनी वैल्यू हैं क्या बोलते हैं, ए फाइनाइट क्वांटिटी बोलते हैं। समझ गए, इनको छोड़ के जो भी मिल जाए तो बोलेंगे ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, कन्वर्जेंट। समझ में आ रहा है। अब एक लाइन लास्ट में हम लिख देते हैं, दिक्कत नहीं आएगी डेफिनेशन में। इंप्लाई दैट सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर पेपर में डेफिनेशन पूछी जाए तो यहां से लेके यहां तक लिखना, चाहे कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन पूछी जाए या फिर लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। ठीक है, अब एक एग्जांपल बताएंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जांपल भी पूछ लिया जाता है। इतना नोट करो, एग्जांपल बताते हैं। रफ करने में थोड़ा सा आपका समय जाएगा, और आपको पता है कि रफ नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, रफ तो करना ही पड़ेगा। तो एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लिख लेना है। तो एक सीक्वेंस हमने लेट किया xn इक्वल n/n+1, जो समझाया था वही ले लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लिमिट निकालेंगे इसकी n टेंस टू इनफाइनाइट पे, xn की, xn सीक्वेंस है, xn की आंसर शीट यही तो है, लिख लो पहले, n टेंस टू इनफाइनाइट n/n+1। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो तरीके होते हैं जब लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट होती है। दोनों तरीके बताएंगे, पहले फॉर्म से करवा देते हैं, उसका दूसरा तरीका बताते हैं। तो अगर फॉर्म की बात करें तो ऊपर इनफाइनाइट नीचे इनफाइनाइट, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको समझाया था। ठीक है, फॉर्म जब बनती है 0/0 या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, तो आपको पता है दो ही ऐसी फॉर्म है, जब मिलती हैं तो यल हॉस्पिटल रूल का यूज होता है। तो यल हॉस्पिटल रूल क्या है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है, न्यूमरेटर का अलग करना है, डिनोमिनेटर का अलग, लेकिन किसके, विद रिस्पेक्ट टू लिमिट में जो वेरिएबल होता है उसके विद रिस्पेक्ट टू करना है। हिंदी में बोल देते हैं यक्स के सापेक्ष आपको अवकलन नहीं करना है, यहाँ पर जो वेरिएबल है उसी के सापेक्ष अवकलन करना है। n है, n के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ऊपर 1, यहाँ पे करोगे n का 1, 1 का 0, और यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। मेरे प्यारे बच्चों, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब यहाँ पे n नहीं है तो आंसर शीट क्या है, 1। ठीक है, हमने आपको बताया था कि क्या आंसर शीट आएगी अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा, फाइनाइट क्वांटिटी। तो इसी को बोलते हैं ए फाइनाइट क्वांटिटी, ए फाइनाइट क्वांटिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम हैंस करके लिख देते हैं xn इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस है कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। हमने आपको बताया था इसका दूसरा तरीका। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लो दूसरा तरीका। ठीक है, और करके मतलब फॉर्म से आपने सीख लिया, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इसी को सिखाएंगे। अगर आपको
इनफाइनाइट लिमिट मिल जाए तो आपको क्या करना है, हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में कॉमन लेना है और डिनोमिनेटर में भी हाईएस्ट पावर कॉमन लेना है। तो ऊपर सिंगल टर्म ऐसे रखो, यहाँ पे ले लो तो n कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 मिला, यहाँ पे नहीं मिला तो डिवाइड लगेगा, क्योंकि ये चीज़ आप क्लास 9th में 10th में फर्स्ट ईयर में और इंटर में सीख चुके हो। जहाँ से कॉमन मिलता है वहाँ पर 1 मिलेगा और जहाँ पर कॉमन नहीं मिलता है वहाँ पे डिवाइड लगता है। तो यहाँ पर हमने इसको कैंसिल कर लिया। ये सेकंड रूल है, ऐसे करो चाहे ऐसे आंसर शीट बन ही आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर अगर हम बात करें 1 मिला, नीचे 1 + 1/n मिला तो लिमिट डाल दो, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जब n टेंस टू इनफाइनाइट है, यहाँ पे n की वैल्यू डालेंगे तो 1/∞ 0 मिलेगा, सॉल्व करेंगे 1। तो चाहे फॉर्म से करो चाहे ऐसे करो, लेकिन n टेंस टू इनफाइनाइट यहाँ पे इनफाइनाइट फिक्स हो तभी ऐसा होता है। हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में कॉमन लेते हैं और हाईएस्ट पावर ही डिनोमिनेटर में कॉमन लेते हैं। ये तभी रूल ट्रू बोलेंगे n टेंस टू इनफाइनाइट हो, अदर कोई अगर है तो ये कॉमन नहीं करेगा। ठीक है, चलो भाई, ये तो डेफिनेशन क्लियर हुई। अब हम बात करेंगे सेकंड डेफिनेशन की, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। उसको भी करवा देते हैं। जैसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन आपको कंप्लीट करवाए, मज़ा आएगा भाई इस क्लास में। आपको ये थ्योरम दिख रही हैं, इनका भी गर्दा उड़ेगा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। यहाँ सवाल नहीं है, यहाँ पे थ्योरम है। तो थ्योरम हो चाहे सवाल, गर्दा तो उड़ेगा। तभी कहते हैं लाइक क्या करो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन रैपिड फायर की तरह आपको मिलेगा। जो बच्चे नए हैं तो उनके लिए बताते हैं, मैं तो भाई मानव सर, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर भी गर्दा उड़ रहा है और वाईफाई सक्सेस क्लासेस पर तो गर्दा उड़ा ही रहे हैं, लेकिन इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है सभी स्टूडेंट। गर्दा यहाँ पर भी उड़ रहा है। अब सेकंड नंबर पर आपको डालना है डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डेफिनेशन करवा देंगे, वो 50 रुपए के टीचर नहीं हैं। बोलते हैं आइए हमने रटा है आप भी रटिए। मैं रटवाता नहीं हूँ, मैं लिखवा के समझाता हूँ, रीजन बताता हूँ। ऐसा नहीं है आइए हमने रटा है, हम आपको बताते हैं। आप पूरे यूट्यूब पे छान लो, छन्नी लगा के छानो, तो आपको 95% टीचर 50 रुपए के मिलेंगे, जो कहते हैं आइए हमने रटा है आप भी रटिए। 95% है। नहीं तो आप देख लो ना, हमसे एक बार पढ़ के देख लो, अदर टीचर से पढ़ो, फिर पता चल जाएगा आपको कि कौन अच्छा है कौन खराब है। और आपको ये भी जानकारी है कि टीचर में भी क्वालिटी होती है। अब जब टीचर में भी क्वालिटी होती है तो आपको समझ के पढ़ना है, क्योंकि कहीं भविष्य खराब ना हो जाए मेरा, क्योंकि टीचर तो लगे हैं 95% भविष्य खराब करने के लिए। खुद भविष्य नहीं बना पाए 95% जो टीचर हैं 50 रुपए के, तुम्हारा क्या भविष्य बनाएंगे? खुद नहीं बना पाए हैं, तुम्हारा क्या बनाएंगे? मैं बनाऊंगा भाई, 100% बनाऊंगा। ये थ्योरम दिख रही हैं, जैसी प्रूफ करवा दें, पूरे यूट्यूब पे चैलेंज है। अगर कोई कर दे इनको जैसा सिंपल हम बता दें, पढ़ाना छोड़ देंगे भाई, अगर ऐसा कोई कर दे। लेकिन ऐसा कोई है ही नहीं, हमसे पंगा लेने वाला कौन है? ऐसा तो कोई अभी तक नहीं पैदा हुआ है जो मुझसे पंगा ले ले। वो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले टीचर नहीं हैं, किताब ली छापा, जाओ, चाहे फेल हो चाहे पास हो, हमें तो देख के ही बोलना है। बहुत सारे टीचर आपने कोचिंग पढ़ी होगी, 11th में और 12th में पढ़ी होगी ना, एक किताब रख लेते हैं, लिखो परिभाषा। शब्दों को बनाना नहीं बताया,
मतलब दिमाग में क्लिक करना नहीं सिखाया कि शब्दों को कैसे बनाओ, क्योंकि जब शब्द बनते हैं तो परिभाषाएं अपने आप लिख जाती हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन टीचर 50 रुपए का है तो कैसे दिमाग में क्लिक करवाएगा वो शब्द जो फिजिक्स में यूज होते हैं, वो शब्द जो केमिस्ट्री में यूज होते हैं। हमने आपको फिर भी बताया टीचर में भी क्वालिटी होती है, आपको समझ के पढ़ना है कौन टीचर खराब है कौन टीचर अच्छा है, क्योंकि आपके भविष्य की बात है। इतना समझाने के बाद में अब आपको समझ में आ गया होगा, पहली डेफिनेशन हमको तैयार करनी है और उसका एग्जाम्पल भी तैयार करना है। 2 तरीके बताए एग्जाम्पल में, एक तरीका सुइटेबल कर लेना, जो आपको इजी लगे वही आपको नोट कर लेना है। डाइवर्जेंस सीक्वेंस, चलो सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। डाइवर्जेंट बोलो चाहे डाइवर्जेंस बोलो एक ही बात होती है। डाइवर्जेंट ऑफ या डायरेक्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। डाइवर्जेंट सीक्वेंस, इसका और करके नहीं है, अगर डेफिनेशन आएगी केवल इतना ही लिख के आएगा। तो यहां पे लिख लो ए सीक्वेंस एक्स एन, ए सीक्वेंस एक्स एन इज साइड टू बी divergent sequence if for every a real number k, जो रियल नंबर आप यहाँ पे k लिया है तो यहाँ पे लिख देना है however large। अब यहाँ पे लिखते हैं, वहाँ पे जगह भी नहीं है। however large, इसका मीन्स है आपने के लिया है लार्ज। however का भी मीन्स बता दें, वो तो आपको पता ही है। however को हिंदी में बोलते हैं हालांकि, हालांकि आपने के बड़ा लिया है। ठीक है, समझाएंगे आपको 1 बाय 1 ये लाइन समझाएंगे, लेकिन पहले तो आपको लिखना है ये सब जो लिखवा रहे हैं। तो ये रियल नंबर के हाउएवर, फिर आपको लिख लेना है देयर इज ए पॉजिटिव इंटीजर n0, n0 बोलो चाहे n0, दिक्कत नहीं है। फिर आपको लिख लेना है इन सच दैट एक्स एन ग्रेटर देन के, और यहाँ पे लिखना फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल n0। तो डाइवर्जेंट में क्या होता है, एक्स एन जो सीक्वेंस है, जो भी यहाँ पर बोला है फॉर एवरी ए रियल नंबर के हाउएवर लार्ज, और सीक्वेंस की आंसर शीट के से ग्रेटर आएगी। और ये आपको समझा ही दिया है, मतलब कन्वर्जेंट सीक्वेंस में दिक्कत नहीं आएगी, ये आपको समझना है। एक्स एन की आंसर शीट जब लिमिट निकालोगे तो के से ग्रेटर आएगी, तो इसको अदर वर्ड में लिखवा देते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे लिख लो इन अदर वर्ड वी कैन say that, in other word we can say that। इसको कन्वर्ट करेंगे अदर वर्ड में, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एक्स एन इक्वल। मेरे प्यारे बच्चों, लिमिट की आंसर शीट निकालोगे या तो प्लस इनफाइनाइट या फिर माइनस इनफाइनाइट। अगर लिमिट की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट आ जाए किसी भी सीक्वेंस की तो बोलेंगे ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट होगा। अगर माइनस इनफाइनाइट आ जाए किसी भी सीक्वेंस की जब लिमिट निकालेंगे तो इस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट बोलेंगे। तो ये है अदर वर्ड, समझ गए। अब एक एग्जांपल बता देते हैं।
चलो भाई यहाँ पे लिख लो एग्जाम्पल। लेट कर लेते हैं xn इक्वल n। ठीक है, अब लिमिट निकालेंगे, इसको हम रफ करेंगे, इसको हम रफ करेंगे और इसकी लिमिट बताएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद में एक लाइन आपको लिख लेना है जो हम बताए थे कि अगर इनफाइनाइट या फिर माइनस इनफाइनाइट आ जाए तो सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, वो भी लिख दो। xn इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस, एक लाइन यहाँ पे बढ़ा लेना है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल आपको डालना है। अब इसकी हम लिमिट निकालते हैं। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn की वैल्यू कितनी है, n वैल्यू रखो, देखो इनफाइनाइट आ गया प्लस इनफाइनाइट। तो अगर किसी भी सीक्वेंस की लिमिट निकालेंगे, अगर इनफाइनाइट आ जाए या फिर माइनस इनफाइनाइट, तो वो सीक्वेंस क्या होगा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा। तो हैंस का मतलब होता है कंप्लीट क्वेश्चन या कंप्लीट थ्योरम या फिर कंप्लीट एग्जांपल। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया है, हैंस xn इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ये कंप्लीट हो गई डेफिनेशन और एक एग्जांपल। पेपर में आ जाए तो मेरे प्यारे बच्चों छोड़ना नहीं है, आपको करना है। अब हेडिंग डालना है आपको ऑसिलेटरी सीक्वेंस, इतना नोट करो। इसके बाद थर्ड नंबर पर आपको डालना है। चलो भाई रफ कर दिया तो आगे बढ़ जाते हैं। ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ये भी पेपर में पूछ ली जाती है डेफिनेशन, तब हम इसको भी करवाते हैं। तो यहाँ पे लिख लो ए सीक्वेंस xn is said to be oscillatory sequence। आगे लिखो if it neither convergent nor डाइवर्जेंट। मेरे प्यारे बच्चों, जो आपने कन्वर्जेंट सीक्वेंस में सीखा और डाइवर्जेंट सीक्वेंस में सीखा, उन दोनों का यूज है। क्योंकि अगर ऑसिलेटरी सीक्वेंस है तो वो सीक्वेंस कभी भी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट नहीं हो सकता है। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, अगर ऑसिलेटरी सीक्वेंस है तो वो सीक्वेंस कभी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस और डाइवर्जेंट सीक्वेंस नहीं होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल देते हैं बेहतरीन सा, तो आपको डायरेक्ट भी बता देंगे। जैसे आप कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का यूज करोगे, दोनों की आंसर शीट अनइक्वल आएगी। दोनों की आंसर शीट क्या आएगी, अनइक्वल आएगी, क्योंकि इसकी आंसर शीट आती है इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, इसकी आंसर शीट आती है फाइनाइट क्वांटिटी। तो बोला है ना ही कन्वर्जेंट होगा ना ही डाइवर्जेंट होगा, तो इसका मतलब है इन दोनों की आंसर शीट जो आती है उसके अलावा कुछ और आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी कोई आंसर शीट है जो इनफाइनाइट और फाइनाइट के अलावा हो? है ही नहीं। तो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा जरूर है कि ना ही कन्वर्जेंट हो और ना ही डाइवर्जेंट हो, तो उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी। हम आपको जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तब आपको बताएंगे कि लिमिट की आंसर शीट जब निकालोगे तो चेंज निकलेगी, चेंज अनइक्वल निकलेगी।
ये नहीं है कि इसकी आंसर शीट फाइनाइट क्वांटिटी आती है, इसकी आंसर शीट इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट आती है, तो इनको छोड़ के कुछ और आए, क्योंकि इनको और इनको छोड़ के अदर आंसर शीट बनी नहीं है, क्योंकि या तो फाइनाइट आंसर शीट आती है या फिर इनफाइनाइट आंसर शीट आती है। वो यहाँ पे लिखा जरूर है डेफिनेशन में, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो वहां पर लिमिट की आंसर शीट निकालेंगे, ये नहीं चेक करेंगे कि फाइनाइट आंसर शीट आई है कि इनफाइनाइट। हमको आंसर शीट चाहिए है चेंज, अलग अलग आंसर शीट आएगी तो आपको पता है ऑसिलेटरी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, डायरेक्ट समझाते हैं। ये तो बात की बात है, क्योंकि जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तब ये क्लियर होगा, लेकिन अभी आपको फिलहाल डेफिनेशन तो लिख लेना है और इतनी जानकारी रख लेना है कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीक्वेंस नहीं होगा तो उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस। लेकिन हम डायरेक्ट भी आपको बता देंगे एग्जाम्पल लेके। मेरे प्यारे बच्चों, लिमिट नहीं निकालेंगे, हम बता देंगे -1 की पावर n ले लो, ठीक है। अब इसे ओपन करेंगे, क्योंकि हम आपको मोनोटोनिक सीक्वेंस पढ़ा चुके हैं। एक्सरसाइज अगर हम बात करें 1.2 में, और हम मैपिंग आपको बताई थी सीक्वेंस की फिक्स एक्सरसाइज 1.1 में, तो मैपिंग की जो आंसर शीट होती है ये, और आपको पता है मैपिंग जो है ये फिक्स है, सीक्वेंस की बोलते हैं। तो n की वैल्यू कैपिटल N से आपको डालना है, n की वैल्यू कैपिटल N से डालना है। तो 1 डालेंगे -1 देगा, 2 डालेंगे 1 देगा, -1 देगा, +1 देगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये रिपीट होता है, मतलब प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, और सेम होना चाहिए, जैसे 1 1 1 1 1 1 ही हो सीक्वेंस में, लेकिन प्लस माइनस हो, तो आप डायरेक्ट बोल दो ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। ऑसिलेटरी सीक्वेंस से कहीं आपको दिख जाए, जैसे आपको और भी तरीका बताते हैं, जैसे 2 -2 3 माइनस का 3, देखो ये आपको मिल जाए तो इसको नहीं बोलेंगे ऑसिलेटरी सीक्वेंस, इसी को बोलेंगे। कहीं दिख जाए 1 1 ही मिलेगा, कोई अदर नंबर नहीं मिल सकता है। और प्लस माइनस ये फेमस है सीक्वेंस भाई, फेमस सीक्वेंस है, तो इसको दिमाग में डाल लो कि ऐसा सीक्वेंस कहीं मिलेगा तो हम बता देंगे ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। दिक्कत क्या है? अब यहाँ पे लिख दो हैंस xn इज OSCILLATORY ऑसिलेटरी सीक्वेंस। हमने बोल दी, स्पेलिंग कोई बात नहीं, क्लियर हो गई डेफिनेशन। अब बात करेंगे हम कुछ लिमिट की। कुछ ऐसी लिमिट हैं मेरे पास, उनको आप याद करना। लिमिट का मतलब ये आपको फार्मूला देंगे, ऐसा नहीं है कि लिमिट निकलवाएं, हाँ फार्मूला देंगे, क्योंकि जब एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो उनका यूज है। अभी तो ये थ्योरम है आपके सामने, ये तो हो ही जाएंगे इस क्लास में। क्वेश्चन की बात कर रहे, क्वेश्चन की, तो आपको 4th नंबर में हेडिंग डाल लेना है सम इम्पोर्टेंट लिमिट्स। पहले इसको हम रफ करेंगे, और रफ करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो आपको पता ही है रफ नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, रफ तो करना ही पड़ेगा। तभी बोलते हैं झोला टांगे सभी घूमते रहते हैं, टॉपर कौन बनता है? टॉपर वही बनता है जो स्टूडेंट मेहनत करता है, नहीं तो झोला टांगे सभी घूमते रहते हैं। मैं मैथ पढ़ता हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ता हूँ, पता नहीं आप कैसे पढ़ते हो, आप पता नहीं कैसे पढ़ते हो। टॉपर कौन बनता है? टॉपर वही बनता है जो मेहनत करता है, और वो वाली मेहनत नहीं है 50 रुपए वाले टीचरों की तरह, आइए हमने रटा है आप भी रटिए, तो वो मेहनत बेकार है, कभी भी टॉपर नहीं बन पाओगे। ये चीज़ों को समझो भाई, चीज़ों को समझो, सेट करना सीखो, सेंटेंस बनाना सीखो, दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये कोई भी टीचर बताता ही नहीं है, हम आपको बताते हैं भाई कैसे कैसे करना है। देखो मेरे पास बुक तो नहीं है, कहीं देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, आपके सामने खड़े हैं,
सब लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्लिक हो रहा है दिमाग में, वर्ड बन रहे हैं, वर्ड बन रहे हैं। ऐसे आप बनाओ ना, दिक्कत क्या है? बनते हैं भाई, बनते हैं। हमें देखो ना, बन रहे हैं, हम भी इंसान हैं, तो आपसे भी बनेंगे, दिक्कत क्या है? हेडिंग डालो, बताते हैं। और भी आगे, झोला टांगे सभी घूमते हैं, टॉपर कौन बनता है? टॉपर वही बनता है जो मेहनत करता है। तो यहाँ पे हेडिंग डालो, सम इम्पोर्टेंट लिमिट्स, सम इम्पोर्टेंट लिमिट्स, कुछ फार्मूले हैं। नंबर फर्स्ट में लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn की होल पावर 1/n इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ऊपर लिखेंगे xn प्लस 1/xn। मतलब आपको ये याद करना है। अब आप कहोगे कि सर इस फार्मूले का किस क्वेश्चन में यूज है? जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो इस फार्मूले का यूज हम अभी बता देते हैं। ऐसे किस टाइप के क्वेश्चन हैं जिसमें इसका यूज होगा, तो देख लो, यहाँ पे एरो करके लिख देना है, एनी क्वेश्चन सॉल्व, कोई सा क्वेश्चन हो आपको इस फार्मूले सॉल्व करना है। लेकिन किस टाइप भी बता देते हैं, फैक्टोरियल। आपको किसी भी क्वेश्चन में फैक्टोरियल n प्लस 1 और होल पावर 1/n रहेगी, क्योंकि यहाँ पे, ठीक है। तो फैक्टोरियल वाले कहीं नजर आ जाएं धोखे से, इस बंदूक से गोली मारो, इस बंदूक से गोली मारो, लिमिट की आंसर शीट निकल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा एनी क्वेश्चन सॉल्व, कोई सा क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन किस टाइप, इस टाइप के क्वेश्चन हो। बताओ, यहाँ पे टाइप लिख दें, इस टाइप के क्वेश्चन हो, ठीक है। अब बात करेंगे सेकंड, n टेंस टू इनफाइनाइट xn प्लस 1/xn। अब हम बताते हैं इसकी आंसर शीट किस टाइप से निकलेगी। यल टाइप से निकलेगी। यल क्या है? फाइनाइट क्वांटिटी। तो यहाँ पे लिख लो ए फाइनाइट क्वांटिटी, ठीक है, ए फाइनाइट क्वांटिटी। ये आपके समझ में आ गया होगा, इसी से हमने ये बना दिया। नंबर थर्ड की बात करें हम, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस x के अपॉन n होल पावर n। तो आपको पता ही है e की पावर x, ये डायरेक्ट आपको लिखना है। और कैसे लिखना है हम आपको रीजन भी बता देते हैं। ऐसा नहीं है आइए हमने रटा है आप भी रटिए, नहीं, हम बताएंगे आपको। वो तो 50 रुपए के टीचर होते हैं, वो बोलते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अलग से देखो, यहाँ पे हम बताते हैं, जैसे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1/n की होल पावर n। देखो यहाँ पे जो होता है वो पावर में हो, और जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो भी साइन है वो e की पावर में लिख दो, ऐसे करके। और सिखाएं, और सीख लो। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, अगर 1 प्लस 2/n की होल पावर n है, तो यहाँ पे जो है वही यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे ये विद साइन उठा लेते हैं, प्लस का 2 है तो 2 ही लिखो, प्लस लिखा नहीं जाता है। अब जब इसको आपने सीखा और इसको भी सीखा, तो ये आप बता सकते हो कि ये जो n है, ये जो n है सेम है, तब यहाँ से उठा लेते हैं, वो e की पावर में लिख देते हैं। समझ में आया होगा, ठीक है। अब आपको बताते हैं, एक और रिजल्ट बताते हैं, उसको भी ध्यान रखना। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Sn इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट S2n इक्वल लिमिट
n टेंड्स टू इनफाइनाइट यस 2n+1। मतलब इस रिजल्ट का क्वेश्चन में यूज करना है, लेकिन सर बता दो, अभी बता देंगे सर, बता दो, बता देंगे, दिक्कत नहीं आएगी यार। आप लोग परेशान हो जाते हो, बता देंगे। जैसे इसको बताया कि इस रिजल्ट का किस टाइप के क्वेश्चन में यूज करना, फैक्टोरियल वाले दिख जाए इस रिजल्ट का यूज करना, वो एक ही बात है, फर्स्ट और सेकंड। मतलब इसका कहाँ पे यूज है, इसका भी बता देते हैं। जैसे आप सॉल्व कर रहे हो, इसको सॉल्व कर रहे हो तो ये चीज़ बन जाती है, इसको सॉल्व करो ये चीज़ बन जाती है, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे। समझ में आया? ये डायरेक्ट याद करो। ये जब क्वेश्चन की लिमिट मतलब निकालोगे सॉल्व करके, तो सॉल्व जब करोगे कहीं ना कहीं ये बन जाएगा। जब बन जाएगा उठा देंगे, ये ई रख देंगे, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है 2 और 3 में। फर्स्ट समझ में आ गया। अब फोर्थ वाली बात करेंगे इसकी। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 2n। क्या बोलेंगे? इवन बोलेंगे। 2n+1 क्या बोलेंगे? ऑड बोलेंगे। मतलब यहाँ पे इवन आया, यहाँ पे ऑड आया। तो इसके हिसाब से हम टाइप बता देते हैं किस टाइप के क्वेश्चन में इस रिजल्ट का यूज होगा। तो यहाँ पे देख लो, एनी क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे ही लिख रहे हैं। एनी क्वेश्चन सॉल्व, कोई सा क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन -1 की पावर टर्म होना चाहिए, टर्म ऑफ n, ये ध्यान रखना। मतलब -1 की पावर में आपको n दिख जाए। n मतलब 2n+1 हो सकता है, n+5 हो सकता है, -1 की पावर होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप 2n रखोगे तो इवन पे ये प्लस देगा, और 2n+1 रखोगे तो माइनस देगा। समझ में आ गया कि इस रिजल्ट का हम उस क्वेश्चन में यूज करेंगे जिस क्वेश्चन में -1 की पावर में n आपको टर्म दे दे। इसका यूज होगा फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में। कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। हमने आपसे बोला था कि हम करवाएंगे बेसिक एंड थ्योरम्स, तो बेसिक तो कंप्लीट हो गया, अब इसके आगे कुछ नहीं है, बेसिक कंप्लीट हो गया। अब थ्योरम 1 बाय 1 थ्योरम का उड़वाएंगे गर्दा, लेकिन ऐसा उड़वाएंगे अगर टीचर देख रहा है तो वो भी कांपेगा, ऐसे करके कांपेगा कि सर ने कैसे इजी तरीके से थ्योरम को प्रूव कर दिया। करवाएंगे भाई, इजी तरीके से करवाएंगे। इसको हम रफ कर देते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करो, अगर नहीं लाइक किया है तब तक हम यहाँ पे रफ कर रहे हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। कहाँ करो? अपने फ्रेंड सर्कल में, जो भी आपके दोस्त हैं BSc पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं, उनको बताइए कि वाईफाई सक्सेस क्लासेस पर ही सिलेबस कंप्लीट होगा। A to Z छोड़ के नहीं पढ़ाते हैं। बहुत से टीचर 2 क्वेश्चन लाए, लगवाया, चले गए। वो जिम्मेदारी से नहीं पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ जिम्मेदारी से। देखो, पहले थ्योरम ने बोला है यूनिकनेस ऑफ लिमिट, और बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ लिखा है, यहाँ से लेके देख लो यहाँ तक कुछ लिखा है। पेपर में किस टाइप से थ्योरम आती है, यहाँ पे थ्योरम लिखा है, लेकिन पेपर में जब भी थ्योरम आएगी तो क्वेश्चन बनकर आएगी। क्या बनकर आएगी? क्वेश्चन बनकर। तो यूनिकनेस ऑफ लिमिट, इस थ्योरम का नाम है यूनिकनेस ऑफ लिमिट। तो ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी नाम से आ जाती है थ्योरम, कभी कभी नाम से आ जाती है, कभी कभी यहाँ से आएगी लिख के। इफ ए सीक्वेंस is convergent then prove that its limit it's unique। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कभी कभी
नाम से आ जाती है, कभी कभी ऐसे आ जाती है। मतलब फिर और यहाँ पे लिखा है इस तरीके से भी आ जाती है, और लिखा है फिर इस तरीके से भी आ जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और प्रूफ करवाएंगे इसका, और सभी में आपको लिखना है। अगर ये पूछ ले पेपर में, वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम फर्स्ट और थ्योरम सेकंड, ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी है मोस्ट इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, लेकिन आपको करना है क्योंकि यही पता चल जाए क्या पूछा जाएगा पेपर में। तो फिर इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा, वही बता दें जो पेपर में आ जाए। तो पूरा पढ़ो, कंप्लीट पढ़ो। टॉपर वही बनता है जो कंप्लीट सिलेबस पढ़ता है, वो कभी भी टॉपर नहीं बनता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ता है। अब आपको समझा रहे हैं पहले थ्योरम क्या बोल रही है। इसने बोला है इफ ए सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है वो है कन्वर्जेंट, इसने बोला है। और इफ का मतलब क्या होता है, गिवन दैट। किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी एग्जाम्पल में कहीं पर आपको लिखा दिख जाए इफ, तो इफ का मतलब होता है गिवन दैट। तो ये गिवन है कि ए सीक्वेंस, एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, फिर बोला देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, लिमिट इट्स यूनिक। यूनिक का मतलब एक, जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है उसकी लिमिट एक आपको प्रूव करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर यही थ्योरम ट्रू फॉल्स में पूछी जाती है, ट्रू एंड फॉल्स में पूछी जाती है, तो हम ट्रू पे टिक लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी एक ही लिमिट निकलती है। जैसे अगर लिमिट निकालें n टेंस टू इनफाइनाइट पे, तो n अपॉन n+1, ठीक है। तो आपको पता है कि इस सीक्वेंस की हम लिमिट निकालेंगे, तो निकाली थी ना, 1 निकली थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक ही आंसर शीट है इस सीक्वेंस की, जब लिमिट निकाली एक ही आंसर शीट है। और यही आपको प्रूव करना है कि सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है उसकी आंसर शीट जब लिमिट निकालेंगे तो एक ही निकलना चाहिए। और वैसे भी एक निकलती तो हम ट्रू पे टिक लगाते हैं अगर वैसे पूछा जाता है ट्रू फॉल्स में। लेकिन यहाँ पे प्रूफ करना है भाई, प्रूफ करवाते हैं। समझना जरूर है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया, चाहे थ्योरम हो चाहे एग्जाम्पल हो, तो लगाने में दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत तब आती है जब आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए। अब आपको यहाँ पे लिख लेना है प्रूफ, और नंबर फर्स्ट डाल लो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट xn इज ए कन्वर्जेंट। ये जो सीक्वेंस है कन्वर्जेंट है, ये गिवन है, तो सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अगर कन्वर्जेंट है और आपको एक बताना है इस सीक्वेंस की लिमिट, तो मेरे प्यारे बच्चों हमें एक बताना है, तो हम क्या करेंगे, अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो इसकी 2 लिमिट पॉइंट ले लेते हैं डिफरेंट, ठीक है, 2 ले लेते हैं। एंड यहाँ पे लिख लो L, L डैश आर 2 डिफरेंट लिमिट पॉइंट। यहाँ पे क्या लिखना है, लिमिट पॉइंट। लेट सीक्वेंस xn इज ए कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट अगर है तो उसकी लिमिट होगी, तो हमने L, L डैश R2 डिफरेंट लिमिट पॉइंट्स 2 ले लिए। तो आपको पता है जब 2 ले लिया, आप यूज करो डेफिनेशन, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। आपने जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस में पढ़ा था वही आपको लिखना है, xn माइनस का L। पहली यहाँ पे आपको लिखना है, क्योंकि 2 लिमिट पॉइंट है, पहला यहाँ पे लिखना है लेस देन एप्सिलॉन, फिर फॉर एवरी n ग्रेटर देन n नॉट, फिर सेकंड आपको लिखना है xn माइनस का L डैश
लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल n नॉट डैश कर दो, क्योंकि यहाँ पे डैश है l पे, तो यहाँ पर भी डैश कर लो। ये तो आपको पता ही, ये समझाया था स्टार्टिंग में ये क्या बोलता है, ये भी समझाया था। ये लिमिट होती है इस सीक्वेंस की, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यल और यल डैश ये डिफरेंट हैं, क्या है, डिफरेंट हैं। हमें क्या बताना है, इक्वल बताना है। क्या बताना है, इक्वल। अगर इक्वल जे आ जाते हैं तभी बोलेंगे कि इस सीक्वेंस की अगर कन्वर्जेंट है तो एक ही लिमिट होगी, तो ये हमको दिखाना है। लेकिन अभी हमने डिफरेंट लिमिट पॉइंट लिए हैं, ये इक्वल नहीं है, अलग अलग हैं। तो अलग अलग हैं, एंड करके आपको लिखना है यल इक्वल नहीं है यल डैश के, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको इस साइड लाएंगे तो यल माइनस यल डैश नॉट इक्वल 0 हो जाएगा, ट्रांसफर कर लिया। अगर हम इसका मोड निकालें, जैसे इसका हम क्या निकालें, मोड, तो मेरे प्यारे बच्चों 0 से ग्रेटर आएगा, क्योंकि कभी भी 0 नहीं आ सकता है, क्योंकि उसने बोला है ना। जैसे मैं बोलूँ आपसे ये -3 जो है इक्वल 0 के नहीं है। अगर हम इसका मोड निकालें -3 का तो क्या निकला, 3। देखो 0 से ग्रेटर आया ना, 0 से ग्रेटर आएगा, 0 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है यल और यल डैश इक्वल नहीं है। 0 तभी आता है जब इक्वल होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको क्या करना है, 1/2 का इंटू करना है दोनों साइड में, तो यहाँ पे इंटू करोगे तो 0 ही मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद में आपको लेट कर लेना है एप्सिलॉन 1/2 यल माइनस यल डैश। ये हमने ऐसा क्यों लेट किया, क्योंकि हमें प्रूव करना है यल इक्वल यल डैश, तो इसका यूज होगा, तो इसीलिए हमने 1 2 3 4 5 लाइनें लिखी। ये जरूर लिखना, क्योंकि ये अगर प्रूव करोगे इक्वल है तो ये जरूर आपको एप्सिलॉन निकालना है, क्योंकि इक्वल करेंगे तभी तो बता पाएंगे कि जो डिफरेंट हमने लिमिट पॉइंट लिए हैं अलग अलग, अगर वो इक्वल हैं तो मेरे प्यारे बच्चों 2 डिफरेंट पॉइंट हैं लिमिट के, तो वो इक्वल हो जाएंगे, तो एक ही लिमिट बन जाएगी, तो ये चीज़ आपको प्रूव करना है। कैसे करोगे, इसका यूज होगा, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको हम रफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट लाइन में आपको बताएंगे कि कैसे आपको सेट करना है। मेरे प्यारे बच्चों जब कभी आपको थ्योरम प्रूव करना हो तो सेट करना सीखो, मतलब जो आपने डेफिनेशन कन्वर्जेंट सीक्वेंस की याद की है या समझी है लिख सकते हो, तो उसका यूज होता है। या फिर डाइवर्जेंट सीक्वेंस या ऑसिलेटरी सीक्वेंस, वो तो पहले ही बेसिक बताया था, उन्हीं का यूज करके आपको सेट करना है। कौन सी चीज़ कहाँ पे सेट होगी, थ्योरम का प्रूफ हो जाता है। सेट करना सीखो, चाहे कहीं आपको थ्योरम मिल जाए, चाहे किसी भी चैप्टर में। अब हम क्या करेंगे, नाउ हम लेके चलेंगे यल माइनस यल डैश का मोड। तो हमने लिखा यल माइनस यल डैश, हमने xn प्लस किया और xn माइनस किया, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर हम इसकी और इसकी बात करें तो इसे कैसे लिख लें, ऐसे लिख लें। इसकी बात करें, माइनस कॉमन ले लो, तो xn माइनस इसकी और इसकी बात कर रहे हैं ना, ठीक है। अब एक रिजल्ट आपको याद हो तो इस लाइन को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक रिजल्ट बताते हैं, x माइनस वाई लेस देन इक्वल मोड x प्लस मोड y। ये रिजल्ट आपको याद हो तभी इसको आगे बढ़ा सकते हो। तो देख लो यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे क्या लेस देन इक्वल, तो आपको ये इक्वल को लेस देन इक्वल में चेंज करना है, तभी इसका मोड अलग और इसका मोड अलग कर सकते हो। तो xn माइनस का यल डैश का मोड, फिर प्लस xn माइनस यल का मोड। अब इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट आपको रखना है। कहाँ से रखोगे, स्टार्टिंग में आपने लिखा था
एक्स एन माइनस का एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल एन नॉट, एक्स एन माइनस का एल डैश लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल एन नॉट डैश। जो हम रफ कर चुके हैं यही। अब आपको क्या करना है, इसकी आंसर शीट इतनी रख लेना है और इसकी आंसर शीट इतनी रख लेना है। तो देख लो यहाँ पर लेस देन इक्वल है, लेस देन आपको यूज करना है इनक्वलिटी जब आप साइलेंट रखोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी आपने रख ली, इसकी रख लो, अब साइलेंट ही है तो 2 अब साइलेंट और किसके इक्वल चल रहा है, एल माइनस एल डैश के। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट लाइन आपको कैसे लिखना है। तो यहाँ पे देख लो ये 2 है, 2 का डिवाइड लगा लेंगे यहाँ पे। क्यों लगा लेंगे इसका भी रीजन आपको बताएंगे। जैसे आपने एप्सिलॉन स्टार्टिंग में इतना निकाला था या नहीं, ठीक है, तो इसीलिए हमने 2 का डिवाइड लगाया है इस साइड, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू इतनी निकाली थी ना, इसलिए तो ये एप्सिलॉन आ गया। अब बताओ लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन हो, कोई भी नंबर अपने आप से बड़ा या छोटा होता है, नहीं होता है। तो जो आपने एल एंड एल डैश जो डिफरेंट लिमिट पॉइंट लिए थे वो गलत साबित हो गए। गलत साबित हुए या नहीं, क्योंकि यहाँ पर जब हमने देखा एप्सिलॉन जो है अपने आप से लेस है, अपने आप से ग्रेटर भी है। तो जो आपने एल एंड एल डैश डिफरेंट लिमिट पॉइंट लिए थे वो आपने गलत लिए थे, गलत एज्यूम किया था। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। अब बताते हैं ये एजम्पशन वर्ड कहाँ से बना है। मेरे प्यारे बच्चों आपने एज्यूम, ये वर्ड एज्यूम, तो एज्यूम ये वर्ड है, एज्यूम से ही एजम्पशन बना है। ठीक है, तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई भी नंबर अपने आप से बड़ा छोटा होता ही नहीं। तो अगर रॉन्ग है तो दैट इज जो आपने डिफरेंट लिमिट पॉइंट लिए हैं वो इक्वल हैं। जब इक्वल हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि अगर इक्वल हैं तो लिमिट कैसी हो गई, यूनिक हो गई, क्योंकि इक्वल है इसलिए। तो लिमिट आपने एक निकाल दी, किसकी निकाली है, सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट 1 निकलेगी। तो आपको यहाँ पे लिख देना है हैंस सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट। फिर आगे लिख दो, कन्वर्जेंट हो गया ना, फिर लिख दो देन इट्स लिमिट, then its limit is unique। तो ये थ्योरम कंप्लीट हो गई भाई। अब नेक्स्ट जो थ्योरम है उसको भी बताते हैं, और ये भी ध्यान रखना क्योंकि इसमें और भी थ्योरम है, मतलब एक का आपको प्रूफ बताया है, ये आ जाए यही करना प्रूफ, ये आ जाए यही करना, जो भी आ जाए इनमें से। अब आपको थ्योरम नंबर 2 बताते हैं। थ्योरम नंबर 2 आपको समझना है, पहले इसको रफ करेंगे, रफ नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को नहीं लाइक किया है, वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल में। अब बात करेंगे थ्योरम 2 की। थ्योरम 2 में बोला गया प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, कहता है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, चाहे कोई सा कन्वर्जेंट हो वो सीक्वेंस है, कहता बाउंडेड आपको प्रूव करना है। अगर आपके पास जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड आपको प्रूव करना है। आगे लिखा व्हाट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स का मतलब होता है कि इसको लेके चलो, इसको प्रूव करो, लेकिन पहले आपको क्या करना है, कन्वर्स से पहले इसको लेके चलना है और ये प्रूव कर देना है।
देखो कैसे बताते हैं। बाउंडेड आपको पता ही है कि बाउंडेड में क्या होता है कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपने लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड दिखा दिया किसी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस का, अगर आपने लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड दिखा दिया तो बोल देंगे कन्वर्जेंट अगर सीक्वेंस है तो बाउंडेड है। तो देखो कैसे हम अपर बाउंड और लोअर बाउंड यहाँ पे निकालेंगे। पहले तो आपको लिख लेना है लेट सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट, बोला भी है कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो हमने लिख लिया क्योंकि यहाँ पे एवरी बोला है तो एवरी तो बहुत सारे, तो एक ले लो, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो आपको पता है इसकी लिमिट 0.1 होगी क्योंकि यहाँ पर हम प्रूव कर चुके हैं यूनिक, मतलब अगर कोई भी सीक्वेंस है कन्वर्जेंट है तो उसकी एक ही लिमिट होती है, दूसरे वर्डों में कह सकते हैं उसकी एक ही लिमिट पॉइंट होगा, ऐसे भी समझ लो। सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट एंड L इज ए लिमिट पॉइंट। ए का मतलब एक लिमिट पॉइंट है। अब आपको लिखना है यहाँ पे यूजिंग डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट थ्योरम। तो xn माइनस का L लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल n नॉट। मेरे प्यारे बच्चों, जो इस थ्योरम में हम आपको समझाएं बारीकी से समझना है, तभी आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक रिजल्ट का यूज होगा, मोड x अगर लेस देन a है तो आपको पता है कि माइनस a लेस इस तरफ और ग्रेटर इस तरफ, मतलब इसके बाद ये आता है, ये आपको याद हो। नहीं याद है हम निकलवाना सिखा देते हैं। देखो भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों बच्चों का वर्ग करने पर तो आपने कर लिया। अब आपको पता है स्क्वायर से क्या होता है, मोड हट जाता ना, स्क्वायर से मोड हट जाता है, ये आपने वेक्टर में पढ़ा है। अब a को मीन्स ए स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो यहाँ पर हम लगा लेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लेस देन 0। अब इसको कैसे लिखा जाता है हम आपको बताते हैं। यहाँ पे लेस वैल्यू आपको लिखना है, लेस वैल्यू, और यहाँ पर आपको लिखना है ग्रेटर वैल्यू। अब कैसे लिखोगे हम आपको बताते हैं। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालना है। अगर यहाँ पर प्लस है तो मेरे प्यारे बच्चों नेगेटिव का a मिलेगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव a प्लस a निकलेगा। अब यहाँ पे देखो लेस और ग्रेटर, ये लेस है तो लेस यहाँ पे रखो, ये ग्रेटर है तो यहाँ पे ग्रेटर रखो। मतलब इतना ना करो, डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर ये लाइन है तो ये देता है। ठीक है, चाहो तो इसे कहीं ना कहीं नोट कर लो, ऐसे निकलता है। क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा वर्धमान ह्रासमान, तो वहाँ पर हमने आपको सिखाया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ये सब हमने सिखाया था क्लास 12th में। अगर आपने मेरे चैनल से ही क्लास 12th कंप्लीट किया है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है कि पढ़ाई क्या होती है। पढ़ाई क्या होती है, पढ़ाई एक ज्वाइंट होती है। अगर आपने पीछे का पढ़ा है तभी आगे का समझ सकते हो, और पीछे का नहीं पढ़ा है तो बैठे रहो, झोला टांगे सब घूमते रहते हैं। टॉपर कौन बनता है, टॉपर वही बनता है जो पढ़ाई को समझता है। ज्वाइंट है, ज्वाइंट, पीछे का पता है तभी आगे का बता सकते हो। ठीक है, हाँ। अब कहाँ पे थे, हम वापस आ जाते हैं। रिजल्ट का यूज़ करना है वो हम रफ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। इस रिजल्ट का यूज़ करेंगे। देखो xn माइनस का l ब्रैकेट लगा लो, इस तरफ इस तरफ इस तरफ माइनस का एप्सिलॉन, इस तरफ प्लस का एप्सिलॉन आएगा।
ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यल को इस साइड लाना है और यल को उस साइड लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पे दो इनइक्वलिटी हैं। अगर एक इनइक्वलिटी होती तो एक तरफ ये यल चला जाता। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों तरफ जाएगा, इस साइड लाएंगे तो ये मिलेगा और इस साइड लेके जाएंगे तो ये मिलेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों इतना करने के बाद में अब चाहिए हमें अपर बाउंड, क्योंकि अगर बाउंडेड दिखाना है तो हमें अपर बाउंड और लोअर बाउंड चाहिए। तो देख लो अपर बाउंड कैसे मिलेगा। अपर बाउंड, अपर अगर बाउंड की बात करेंगे यम की, तो यम जो है बड़ा, सीक्वेंस में क्या होता है बड़ा देखना पड़ता है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे बोला गया है एन जो है या तो इक्वल है एन नॉट से या ग्रेटर है, तो हमने क्या किया एक सीक्वेंस ले लिया x1 x2 x3 डॉट 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 x एन नॉट माइनस 1, फिर x एन नॉट, फिर x एन नॉट प्लस 1, फिर x एन नॉट प्लस 2 डॉट 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 ऐसे करके। इसने बोला है मेरे प्यारे बच्चों कि n की वैल्यू जो है n नॉट के इक्वल होगी या ग्रेटर होगी। तो अगर हम पकड़ें यहाँ पे सीक्वेंस के टर्म तो ये क्या मिले, इतने मिले। और आपको पता ही है, हमने आपको बताया था जब डेफिनेशन बताई थी कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस की, तो हमने आपको बताया था कि जो यहाँ पे वैल्यू निकलती है वो इसके आसपास वैल्यू होती है। ये लिमिट पॉइंट है, जैसे ये लिमिट पॉइंट है इसका, या दूसरे वर्ड में कह सकते हो ये लिमिट की आंसर शीट है इस सीक्वेंस एक्शन की। तो मतलब ये जो हमने लिखा है और ये सर्किल किया है, इसका मतलब ये n की वैल्यू या तो n नॉट या n नॉट से ग्रेटर, तो हमने ये ले लिया। ये जो है पॉइंट वो यल के आसपास रहेंगे, यल के क्या रहेंगे आसपास, आसपास रहेंगे। और हमने ये भी बताया था आपको कि कंडीशन के हिसाब से इनको लेना पड़ता है। जैसे हम आपसे बोलें मेरे प्यारे बच्चों आपको समझना है, जैसे 1.1 है या 1.8 है ऐसे करके, और पीछे 0.9 है या 0.8 है, वो तो लिख रहे हैं समझने के लिए। तो मतलब अगर ये और ये बात करें ये 1 के आसपास हैं, तो हमने ये भी आपको बताया था डेफिनेशन जब करवाई थी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, तो कंडीशन के हिसाब से अलग अलग लिया जाता है। तो यहाँ पर कंडीशन अपर बाउंड की है, तो अपर बाउंड में कैसे लेना है, इससे तो हमने ये बता दिया है कि वैल्यू n नॉट या n नॉट से ग्रेटर लेना है, ठीक है। और आपको पता है कि l प्लस एप्सिलॉन से लेस लेना है। n की वैल्यू n नॉट या n नॉट से ग्रेटर लेना है, लेकिन l प्लस एप्सिलॉन से लेस। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें लेस की, तो l प्लस एप्सिलॉन ये जो है क्योंकि इसने बोला है मेरे प्यारे बच्चों, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें वैल्यू ये मिल रही है एल प्लस एप्सिलॉन से लेस, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपर बाउंड की बात करेंगे। तो अपर बाउंड कैसे निकलेगा, मैक्सिमम से निकलता है, बड़ा देखना पड़ता है। तो इससे तो अभी क्लियर नहीं हुआ ये क्या है, लेकिन ये पता चल गया n की वैल्यू n नॉट से इक्वल या ग्रेटर, तो ये है। और ये जो है n नॉट या n नॉट से ग्रेटर है, लेकिन l प्लस एप्सिलॉन से लेस है। ये इसका पता नहीं है, इसका भी पता नहीं है, तो लिख लो x1 x2, ठीक है, डॉट 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 xn नॉट माइनस 1 लिख लिया। इसका तो पता है हमें, ये l प्लस एप्सिलॉन से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हमें मैक्सिमम चाहिए। अब इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, ये इनइक्वालिटी किस तरफ देख रही है, इस तरफ देख रही है, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख दें l प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो हमें अपर बाउंड मिल गया। अपर बाउंड इन्हीं में से आपको बड़ा लेना है, लेकिन जब क्वेश्चन होता तो न्यूमेरिकली वैल्यू में होती तो हम क्या करते, उसमें देख लेते बड़ा, इसमें जान नहीं पाओगे तो इसीलिए इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, मतलब निकल आया अपर बाउंड बाउंडेड के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे लोअर बाउंड की। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लिखते हैं लोअर बाउंड, लोअर बाउंड स्मॉल m। अब स्मॉल m फिर हमने सीक्वेंस ले लिया x1 x2 और x3 डॉट डॉट डॉट
एक्स एन नॉट माइनस वन, फिर एक्स एन नॉट, फिर एक्स एन नॉट प्लस वन, फिर एक्स एन नॉट प्लस का 2। समझना है जो चीज़ हम यहाँ पे समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखो फिर इसका यूज़ करेंगे, इसे हटा देते हैं। इसका भी मतलब आपको समझ में आ गया हो, कंडीशन के हिसाब से लेते हैं। जैसे लेस वैल्यू ये है, ये ग्रेटर है, तो हमें इससे हमने ये पकड़ ली, मतलब ये पकड़ ली, ठीक है। अब लेस वाली जो है पकड़ना है, लेकिन आपको समझना है किस हिसाब से पकड़ेंगे, ठीक है। बात करेंगे हम इसकी, n की वैल्यू n नॉट से इक्वल या ग्रेटर है, तो कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। n की वैल्यू n नॉट से इक्वल है या ग्रेटर, लेकिन l माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर है, और l प्लस एप्सिलॉन से लेस ये मिली थी। अब हम बात करेंगे लोअर बाउंड। लोअर बाउंड में मिनिमम आपको देखना है, मिनिमम। तो ये जो आपको दिख रहे हैं पॉइंट, वो n या n की वैल्यू n नॉट या n नॉट से ग्रेटर है, लेकिन l माइनस एप्सिलॉन से लेस है। क्योंकि देख लो xn से ये लेस है, तो जब लेस है तो आपको पता है ये क्या रहेगी, l माइनस एप्सिलॉन से लेस रहेगी, क्योंकि ये xn यही तो है मेरे पास। क्योंकि जब ये नहीं यहाँ पे बोला तो ये भी बोलता है साथ में, समझ गए, साथ में बोलता है। तो आपने समझ लिया है कि xn से l माइनस एप्सिलॉन क्या है, लेस है। तो लेस है भैया, तो देख लो ये किस तरफ इनक्वालिटी देख रही है, इस तरफ देख रही है, और इस तरफ नहीं देख रही है। जिस तरफ देखती है वो ग्रेटर है, जिस तरफ नहीं देखती वो लेस है। लोअर बाउंड में आपको मिनिमम देखना है, ठीक है। तो बात करेंगे हम मिनिमम, तो इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो भाई ये हो गया। अब स्मॉल m की बात करेंगे, और मिनिमम तो आपको पता है कि l माइनस एप्सिलॉन से ये ग्रेटर है, ठीक है। l माइनस एप्सिलॉन से क्या है, ये ग्रेटर। और आपको पता है कि लोअर बाउंड है, हमें छोटा देखना पड़ता है, तो मतलब इससे छोटा ये है, और इसका पता नहीं है, इसका पता नहीं है, लेकिन l माइनस एप्सिलॉन छोटा है इससे, इसका पता नहीं है, तो इसको लिख लो x1 x2 डॉट डॉट डॉट। हाँ, अब देखो मिनिमम का मतलब है इन दोनों में बताओ छोटा कौन है, ये है, तो l माइनस इतना लिख देते हैं, ठीक है। और ये भी लास्ट में लिख दो, नहीं लिखते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख देते हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरे ही नंबर मिलेंगे प्रूफ दैट में। तो क्या बताया था, l माइनस एप्सिलॉन। तो हमें ये लोअर बाउंड भी पता चल गया। तो अगर अपर बाउंड और लोअर बाउंड अगर पता चलता है तो क्या बोलते हैं, सीक्वेंस को बाउंडेड बोलते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, xn is bounded, xn is bounded। अब इसका कन्वर्स भी है, कन्वर्स भी आपको बताएंगे। ये बाउंडेड तो प्रूव हो गया, सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगा 100%। अब कन्वर्स देख लो, कन्वर्स में मतलब ये है कि बाउंडेड आपको लेके चलना है, मतलब ये गिवन होगा कन्वर्स में, और ये क्या होगा, ये प्रूव होगा, इस बार ये क्या होगा, प्रूव होगा। तो लेके क्या चलेंगे हम, पहले यहाँ पे लिख लो कन्वर्स, हम लेके चल रहे हैं एक सीक्वेंस हमने लेट किया, वो बाउंडेड है, देख लो साइन n पाई अपॉन 2, ठीक है। अब इसे ओपन करो, तो ओपन करेंगे, देखो टर्म आपको पता करना है, क्योंकि अगर बाउंडेड है तो आपको पता है लोअर बाउंड और अपर बाउंड की जानकारी होना चाहिए। तो इस सीक्वेंस में आपको मिल जाएगी। तो देख लो ग्राफ, देख लो ये ग्राफ साइन का यहाँ से गुजरेगा, ओरिजिन से, ये +1 देता है और ये -1 देता है, ये 0। कहने मतलब ये पाई मिलेगा यहाँ पे 2 पाई मिलेगा, यहाँ पे 3 पाई, आगे 4 पाई 5 पाई, ऐसे करके
यहाँ पे अगर हम बात करें ये टच होगा, यहाँ पे टच होगा, π/2 मिलेगा। बात करेंगे यहाँ पर π/2 में पाई प्लस करो क्योंकि यहाँ तक 90, यहाँ तक 90, तो कितना मिलेगा 90, 90, 180, 180 प्लस करो तो 3π/2। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ 5π/2, यहाँ पे कितना आएगा, पाई प्लस करेंगे 7π/2। ठीक है, ये इसलिए आपको बताया है क्योंकि यहाँ पर ओपन करने में दिक्कत ना आए, क्योंकि n की वैल्यू कैपिटल N से डाली जाती है, ये हम बता चुके हैं जब हमने आपको पढ़ाया था मोनोटोनिक सीक्वेंस में। और एक्सरसाइज 1.1 भी आपने कंप्लीट किया, वहाँ पर हमने बताया था बाउंडेड। ठीक है, तो दिक्कत नहीं आएगी, n की वैल्यू 1 डालेंगे साइन 90 की वैल्यू 1 देगा, n की वैल्यू हो गई। ठीक है, और अगर चाहो तो 0 भी डाल दो, n की वैल्यू 0 नहीं डाली जाएगी क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, तो 1 डालो, फिर 2 डालो, 2 डालेंगे पाई मिलेगा, पाई की वैल्यू 0, 3 डालेंगे 3π/2 कहाँ मिला, जस्ट इसके सामने ये मिला, इसके सामने -1 है, -1 डालो, फिर आप n की वैल्यू कितनी हो गई, अब 4 डालो। ठीक है, तो 4 डालेंगे यहाँ पे, 4 डाल 2 2 जा 4, 2 पाई की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, वैसे भी आपको पता है कि अगर इस डायग्राम की बात करें, जो ये डायग्राम हमने आपको बनाया था यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, ये चैप्टर कंप्लीट करवाया तब हमने आपको ये ग्राफ समझाया था। तो साइन जो होता ना, ये -1 और +1 मतलब मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1, और इसके बिटवीन भी वैल्यू देता है। तो अगर इससे समझो तो इससे समझ लो, अगर इसे ओपन ना करो तो इससे समझ लो, क्योंकि हमें ये लोअर बाउंड, ये अपर बाउंड मिल जाएगा। तो ऐसे डायरेक्ट भी समझ सकते हो, या फिर सीक्वेंस को ओपन कर लो, सीक्वेंस को ओपन करोगे फिर भी आपको -1 लोअर मिल जाएगा बाउंड और अपर बाउंड 1 मिल जाएगा। तो लोअर बाउंड और ये अपर बाउंड, तो यहाँ पे लिख दो -1 इज लोअर बाउंड एंड 1 इज अपर बाउंड, दोनों मिल गए। तो हमने जो लेट किया है ये बाउंडेड है, क्योंकि ये हमने लेट किया क्योंकि हमको पता है ये गिवन लेके चलना है बाउंडेड, तो ये बाउंडेड है। ठीक है, ओके बाउंडेड है। अब हमको क्या करना है, कन्वर्जेंट दिखा देना है, नहीं दिखाना है क्योंकि नॉट ट्रू बताया है, नॉट ट्रू। तो लिमिट जब निकालेंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट निकालो भाई सीक्वेंस xn, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, बात करेंगे साइन nπ/2। ठीक है, तो आपको पता है कि डज नॉट एग्जिस्ट इसकी आती है, शायद आपको नहीं पता हो तो हम आपको बता देते हैं, हमने आपको कहाँ पढ़ाया, हम एक चैप्टर पढ़ा चुके हैं आपको, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी में हमने आपको पढ़ाया था लिमिट अगर n टेंस टू इनफाइनाइट है, साइन यहाँ पे n ले लो तो डज नॉट एग्जिस्ट बताता है। ये कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी पढ़ा हो है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो डज नॉट एग्जिस्ट इसकी आंसर शीट होती है। ठीक है, अदर एग्जाम्पल ले सकते हो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अदर एग्जाम्पल ले सकते हो, अदर एग्जाम्पल ले सकते हो, 1/n ले लो भाई, 1/n ले लो। ठीक है, नहीं समझ पा रहे डज नॉट एग्जिस्ट, ये ले लो, जब लिमिट निकालोगे ये बाउंडेड है, इसकी लिमिट निकालोगे डज नॉट एग्जिस्ट निकलेगी, ये डायरेक्ट याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डज नॉट एग्जिस्ट आ गई तो ये क्या हो गया, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना कन्वर्स, यहाँ पे लिखो व्हाट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, व्हाट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, ये थ्योरम 2 हो गई। अब बात करेंगे थ्योरम 3। इतना नोट कर लो, 1 बाय 1 आपको लाइन समझाएंगे, ऐसा नहीं है रटवाएंगे नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ करते हैं, थ्योरम 3 की बात करेंगे। ठीक है, थ्योरम 3 यहाँ पे डाल लो, थ्योरम ये सेकंड कंप्लीट हो गई। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है, नाम बोला गया, नाम से भी ध्यान रखना, मोनोटोनिक कन्वर्जेंट
सीक्वेंस। हमने बोला था कन्वर्जेंट बोलो चाहे कन्वर्जेंस एक ही बात है। जैसे इस थ्योरम का नाम है, ऐसे थ्योरम थर्ड का भी नाम है। ये नाम से कभी कभी पेपर में पूछ ली जाती है, और नहीं तो ये लिख के आएगी सीधी सीधी ये वाली, ये लिख के आएगी, कहता प्रूव दैट मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। आगे बोला इफ इट इज बाउंडेड। ठीक है, मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्जेंट और इफ इट इज बाउंडेड प्रूव करना। डायरेक्ट बोला है मोनोटोनिक सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है वो बाउंडेड होगा। तो देख लो यहाँ पे प्रूव करते हैं। लेट सीक्वेंस एक्स एन इज, जो लिखा है वही लिखो, इज ए मोनोटोनिक सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस एंड एक्स एन कन्वर्जेंट भी है। सीक्वेंस क्या है? कन्वर्जेंट भी है। ठीक है, कन्वर्जेंट भी है। तो आपने अभी थ्योरम पढ़ी है, थ्योरम 2, अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है वो क्या है? बाउंडेड है। तो ठीक है, यहाँ पे लिख दो वी नो दैट, हम थ्योरम इसमें 2 का यूज कर रहे हैं। लिख लो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा? बाउंडेड हो जाएगा भाई। एवरी, अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है वो बाउंडेड है, ये चीज़ आप प्रूव कर चुके हो। और यहाँ पर बाउंडेड ही प्रूव करना है। और यहाँ पर सीक्वेंस जो लिया है वो आपने एक्शन लिया है और कन्वर्जेंट भी है साथ में। और एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है? बाउंडेड होता है। हैंस करके यहाँ पे लिख दो, हैंस सीक्वेंस एक्स एन इज बाउंडेड। कुछ नहीं करना है, थ्योरम हमने 2 का यूज कर लिया है। अब इसका ए पार्ट देख लो, ये तो हो गया कंप्लीट, नोट कर लो। अब बात करेंगे हम ए वाले पार्ट की। ए वाले पार्ट में क्या बोला है भाई? पहले रफ करेंगे फिर बढ़ते हैं आगे। ये ए पार्ट चलो यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, ए वाले पार्ट में बोला है इफ ए सीक्वेंस एक्स एन, मतलब कोई सीक्वेंस है, एक ही सीक्वेंस है क्योंकि ए लिखा है। कहता मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड। ठीक है, बाउंडेड एबव, देन प्रूव दैट इट कन्वर्जेस टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड। भाई लीस्ट अपर बाउंड ये प्रूव करना है, कन्वर्जेस टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड जानते हो आप, अपर बाउंड जानते हो ना। अपर बाउंड सबसे बड़ा देखा जाता है सीक्वेंस में टर्म, उसको बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे गिवन दैट लिखना है। गिवन दैट जो लिखा है पहले लिख लो, क्योंकि इफ का मतलब होता है गिवन दैट। सीक्वेंस एक्स एन इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। और ये भी बोला है उसने एंड एक्शन क्या है, पहले मोनोटोनिक इंक्रीजिंग समझा देते हैं, फिर बाउंडेड के बारे में बताएंगे। मोनोटोनिक अगर इंक्रीजिंग है तो दैट इज एक्शन। अगर सीक्वेंस लेना चाहते हो तो सीक्वेंस में जैसे x1 x2, इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ना। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना। तो 1 2 और यहाँ पे 3 फिर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आएगा L माइनस L और L। ठीक है, ये ले लिया। ये समझ में आ गया कि अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो ये बढ़ते हुए टर्म आपको लिखना है, बढ़ते हुए। अब इसके बाद में उसने बोला है बाउंडेड एंड एक्स एन इज बाउंडेड। और बाउंडेड है, कहाँ गई थ्योरम? हाँ, और बोला बाउंडेड एबव बोला है, पूरा लिखो जो लिखा है। बाउंडेड एबव आपको पता है कैसे मिलता है, आपने याद किया होगा एक्स एन लेस देन इक्वल कैपिटल एम। मतलब बाउंडेड एबव की बात करें तो डेफिनेशन आपने कंप्लीट की है। तो ये भी तैयार किया था फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। 1.1 एक्सरसाइज में ये हम पढ़ा चुके हैं बाउंडेड एबव। अगर कंप्लीट नहीं की है प्ले लिस्ट में आपको कंप्लीट मिल जाएगी 1.1। ठीक है, तो आपने क्या लिखा है? बाउंडेड एबव। तो दैट इज यहाँ पे लिख दो
एक्स एन, ये एम तो नहीं लिखेंगे इसमें, देखो सबसे बड़ा एल है तो हमने लिखा है लेस देन इक्वल एल, इसे इक्वेशन 5 डालो, ठीक है। अगर ये एक्स एन के जितने टर्म हैं वो एल या एल से लेस हैं, फिर आपको समझाते हैं, और यहाँ पे साथ में लिखो फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ठीक है। अब बात करेंगे, इसे इक्वेशन डाल दो फर्स्ट। अगर एक्स एन के जितने टर्म हैं वो एल या एल से लेस हैं तो इसका मतलब है कि एक्स एन के जो टर्म हैं वो एल माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर हैं, एल माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। मतलब अगर एक्स एन के जो टर्म है वो एल या एल से लेस हैं तो इसका मतलब ये है कि एक्स एन के जो टर्म बचे हुए हैं वो एल माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब बात करेंगे, समझ गए हो, इसी से सब खेल रहे हैं, इसी से मतलब एल से सारे के सारे ये छोटे हैं एल या एल से, और एल माइनस एप्सिलॉन से ये क्या है, सारे के सारे बड़े हैं। अब इसे इक्वेशन 2 डालेंगे, हम क्या करेंगे, इनका कंबाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। कंबाइंड कैसे करोगे, देखो एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स एन, और ये क्या है, लेस देन इक्वल एल। तो आपको पता है अगर एल की बात करें तो एल प्लस एप्सिलॉन, एल जो है एल प्लस एप्सिलॉन से लेस होगा, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन जो है 0 से ग्रेटर है। एल में अगर प्लस कर रहे हो, जैसे एल की वैल्यू हमने 5 ले ली और एप्सिलॉन की वैल्यू हमने 2 ले ली 0 से ग्रेटर, तो इधर एल मतलब 5 लेस देन इधर कितना आएगा 7, तो ये कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। क्योंकि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं हम आपको बता रहे हैं, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं हमें बताना है। कहाँ गई, ये है ए, यहाँ पे बताना प्रूव दैट कन्वर्जिज, कन्वर्जेंट तभी बताओगे जब मेरे पास ये आ जाए, मेरे पास क्या आ जाए, ये आ जाए, और इसका आपको पता है जब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, यही आता है। अगर ये आ जाए डायरेक्ट ये रख देंगे और एल क्या हो जाएगी, इसकी लिमिट हो जाएगी। अगर लिमिट हो जाएगी तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस में आपने पढ़ा है कि अगर इसकी लिमिट एल है तो सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट, और आपको कन्वर्जेंट ही प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, बना रहे हैं भाई, ऐसा बन जाए तो ऐसा हम लिख देंगे, तो एल प्लस एप्सिलॉन। अब ठीक है, एल को यहाँ पे लेके चलो, एक्स एन माइनस का एल दोनों तरफ से आएगा, ठीक है। अब इसे मोड में कर लो, इसे क्या कर लो, मोड में, और लेस देन एप्सिलॉन, और फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल एन नॉट, समझ में आ गया, ठीक है। अगर ये आ जाए तो आपको पता है कि सीक्वेंस कैसा होता, कन्वर्जेंट। तो हैंस करके लिख दो, हैंस एक्स एन इज कन्वर्जिज टू एल, ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे बी वाले पार्ट की, जैसा ए पार्ट हुआ है सेम टू सेम बी पार्ट होगा, तो इसी में हम चेंजिंग करेंगे, इसे नोट कर लो, फिर चेंजिंग करेंगे और यहाँ पे बी डाल देते हैं। देखो चेंजिंग क्या होगी हम आपको बताते हैं। यहाँ पे बोला इफ ए सीक्वेंस एक्स एन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, तो जहाँ पे इंक्रीजिंग लिखा वहाँ पे क्या लिख देना है, डिक्रीजिंग, क्या लिख देना है, डिक्रीजिंग। इतना तो जानते हो, छोटा बच्चा नहीं हो, चेंजिंग कर सकते हो। कहाँ पे चेंजिंग कर रहे हैं, कर दी, डिक्रीजिंग है, ठीक है। फिर उसने बोला है डिक्रीजिंग है तो आपको ऐसे लेना है, देखो अगर डिक्रीजिंग है मतलब घटते हुए आपको लिखना है, तो एल प्लस का इतना, फिर एल ऐसे करके x1 x2 और x3 ऐसे घटते हुए आपको लिखना है। कैसे लिखना है, घटते हुए, ठीक है। अब उसने क्या बोला, बाउंडेड बिलो बोला है, बी वाले में क्या बोला है, बाउंडेड बिलो। तो देख लो बाउंडेड बिलो बोला है बी वाले में, देखो हमने बाउंडेड बिलो लिख दिया। बाउंडेड बिलो में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल होता है, ग्रेटर देन इक्वल होता है बाउंडेड बिलो में, क्योंकि सबसे छोटा हमें देखना पड़ता है। तो एल सबसे छोटा है और एक्स एन क्या है यहाँ पे, एल या एल से ग्रेटर है, एल या एल से ग्रेटर है, ठीक है। अब इसी से आपको बनाना है, क्या बनाना है, अगर एक्स एन जो है एल या एल से ग्रेटर है तो इसका मतलब है एल प्लस एप्सिलॉन से लेस होगा। अब फिर हम फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या बनाना है, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से इसको कंबाइन करके लिखना है, ऐसे करके
ठीक है, ऐसे लिख सकते हो ना, क्योंकि ये इनइक्वालिटी एल प्लस एप्सिलॉन की तरफ देख रही है, दिखा दी। ये किसकी तरफ देख रही है, एक्स एन की तरफ दिखा दी। अब आपको पता है ये जैसे एल माइनस एप्सिलॉन की बात करें, ये एल से लेस होगा, मतलब ये जो है एल माइनस एप्सिलॉन एल से लेस होगा। चाहो तो वैल्यू रख लो, जैसे एल की वैल्यू कुछ भी ले लो, 3 ले लो। एप्सिलॉन की वैल्यू ग्रेटर 0 है तो ग्रेटर 0 है 2 ले लो। तो 3 में से अगर हम इसकी बात करें, 3 में से 2 गया 1 और लेस देन एल 3 है, तो ये ट्रू है, इनइक्वालिटी ट्रू है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे एल माइनस एप्सिलॉन। अब हमें क्या बनाना है, आपको पता ही है हमें क्या बनाना है, इतना लेना है, यहाँ से इतना लेना है, हमें यही बनाना है जो हमने बनाया था अभी। तो क्या करेंगे, माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स एन प्लस का एल लेस देन, यहाँ पे आएगा एप्सिलॉन, फिर इसे कैसे करोगे, ये माइनस होगा भाई, ये क्या होगा माइनस, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल एन 0। ठीक है, ये एल जो है किसकी लिमिट है, एक्स एन सीक्वेंस की लिमिट है। तो बस एक्स एन इज कन्वर्जेस टू एल, मतलब यहाँ पे लोअर बाउंड की जरूरत पड़ती है, तो लोअर बाउंड आपको पता है बाउंडेड बिलो में ही मिलता है। तो ये थ्योरम बी हो गई। अब थ्योरम 4 की बात करेंगे बाद में, पहले इसको नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गई। फिर भी आप अगर नहीं समझ पा रहे हो, भाई क्यों नहीं समझ पा रहे हो, ये सिंपल है, कोई टफ थोड़ी है, सिंपल है। अगर थ्योरम 4 की बात करेंगे, थ्योरम 4 कर लेना आप लोग, थ्योरम 2 मतलब थ्योरम जो 2 है ना, उसका पूरा प्रूफ जो है, अगर थ्योरम आ जाए इस टाइप से वही लिखना है, थ्योरम 2 का ही प्रूफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो बाउंडेड ही प्रूफ करना है, यहाँ पर भी बाउंडेड प्रूफ करना है, लेकिन कन्वर्स यहाँ पे एक्स्ट्रा है। इस थ्योरम में क्या है, ये एक्स्ट्रा है, आपको केवल और केवल इतना करना है। कितना करना है, बाउंडेड तक जो हमने थ्योरम 2 करवाई थी, कन्वर्स को छोड़ के थ्योरम 4 में लिख देना। अब बात करेंगे थ्योरम 5, इजी है थ्योरम 5, दिक्कत नहीं आएगी। सैंडविच थ्योरम है, ये नाम से आपको फिजिक्स में भी मिल जाएगा कुछ ना कुछ इस नाम से, क्योंकि ये नाम है साइंटिस्ट का भाई, सैंडविच थ्योरम। देखो क्या बोल रही है, और आपको पता है सैंडविच थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो वो तो बात की बात है, क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। पहले तो थ्योरम आपको समझा दें, उसके बाद बात करेंगे कौन सी है थ्योरम, लास्ट की है 5 होगी, हाँ 5 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं। सबसे पहले आपको सैंडविच देख लेना है, क्या बोला गया, कहता है इफ़ का मतलब क्या होता है, गिवन दैट, यहाँ से लेके यहाँ तक गिवन है, कहता है प्रूव करना ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इफ़ का मतलब गिवन दैट है, तो यहाँ पे गिवन दैट लिख लो। अब क्या गिवन है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an है, ठीक है। अगर जैसा है वैसा ही लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, फिर क्या बोला है, an और cn के लिए बोला है, ठीक है, an और cn के बोला है, बाद में एंड भी लिखा है, बाद में एंड बाद में लिख लेंगे, पहले इसके लिए काम करते हैं थोड़ा सा, एक लाइन कर लो, ये यल इसको दे दो, ये यल इसको दे दो, ठीक है। तो देखो जैसे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an इक्वल हमने यल अलग अलग कर लिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझना है कि ये यल जो है दोनों की लिमिट है, मतलब सिंगल पॉइंट है लिमिट का, ठीक है। अब इसके बाद में करना क्या है, इसे क्लोज करना है। जानते हो इसको कैसे लिखा जाता है, एक्स एन माइनस का यल ऐसे लिखा जाता है, लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, क्योंकि कन्वर्जेंस सीक्वेंस में हमने अदर वर्ड में भी आपको बताया है, मतलब इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है। और यहाँ पे क्या लिखना है, फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल n नॉट, थोड़ा इसको सटा के लिखते हैं, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट cn इक्वल l, तो इसको भी लिख लो। कैसे लिखोगे, यहाँ पर, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे an है, जैसे xn होता तो xn लिखते हैं, जो है वही लिखो भाई, an है an लिखो, यहाँ पे cn है तो cn लिखो, और ये l और लेस देन इतना। फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पे n नॉट है तो यहाँ पे n नॉट डैश कर लो, ठीक है। जब हमने थ्योरम 2 प्रूफ करवाई थी
नहीं, थ्योरम फर्स्ट प्रूव करवाई थी तब हमने एल एंड एल डैश 2 डिफरेंट पॉइंट लिए थे, लिमिटिंग पॉइंट। तो उस वहाँ पर ऐसी कंडीशन दिखाई थी। तो यहाँ पर भी आपको एक ए एन नॉट, एक ए एन डैश अलग अलग के लिए ये सीक्वेंस अलग है, ये सीक्वेंस अलग है। अब बात करेंगे, इसे ओपन करेंगे कैसे, ए एन माइनस का एल, ठीक है, लेस देन माइनस एप्सिलॉन और इस तरफ प्लस एप्सिलॉन। एल को दोनों तरफ भेज दो, एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। इसको भी ऐसे कर लो, ठीक है, इसको भी ऐसे कर लो। तो सी एन माइनस का एल थोड़ा सटा के लिखते हैं, सटा के देख लो, एन सी एन माइनस का एल लेस देन माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन। ये स्टेटमेंट आपको पता है, एल दोनों तरफ भेज दो, सी एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। अब दोनों को मिक्स करके कैसे लिखोगे, यहाँ पे बोला है, यहाँ पे बोला है, ये देखो यहाँ पे बोला है मिक्स है ए बी सी, तो एंड करके लिख दो। एंड बोला है ए एन जो है लेस देन इक्वल वी एन लेस देन इक्वल सी एन। अब वैल्यू डाल दो। कैसे वैल्यू डालोगे हम आपको बताते हैं। जैसे इसको तो ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो। अब देखो, मतलब अगर इसको देखें और इसको देखें, जो ए एन का यहाँ पे है, यहाँ पे है, और वही सी एन का यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, अपने पास से इस तरफ एल माइनस और इस तरफ एल प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ से ब्रेक करना है, हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है बी एन की लिमिट एल, बी एन यहाँ से लेना है, बाकी छोड़ देना है। तो बी एन हमने ले लिया, बी एन ले लिया, बाकी सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि हमें बी एन की लिमिट एल दिखानी है। जिसको दिखाना है वही आपको यहाँ से ले लेना है, ठीक है। अब बात करेंगे एल प्लस इतने की। अब क्या करेंगे, जैसे आपको ऐसा मिल जाए फिर धीरे धीरे क्लोज कर लेंगे, क्योंकि हमें आंसर शीट ऐसे ही बनाना है। तो इसको क्लोज कैसे करोगे हम आपको बताते हैं। तो बी एन माइनस का एल, एल जो है दोनों तरफ से ले लिया ना, ठीक है। अब बी एन माइनस का एल लेस देन एप्सिलॉन, और यहाँ पे क्या लिखोगे, फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल, जैसे यहाँ पे एन नॉट, यहाँ पे एन नॉट डैश, यहाँ पे बताया गया है एन ग्रेटर देन इक्वल एम, तो यही लिखो जो बताया गया है भाई, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर, ये है इसका अदर वर्ड, वी कैन से दैट। तो अदर वर्ड देख लो, डायरेक्ट लिख लो भाई, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट और बी एन इक्वल एल, क्योंकि एक ही बात होती है, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। ये हो गया प्रूफ, ठीक है, ये हो गया प्रूफ। तो सैंडविच थ्योरम है, इसका नाम है सैंडविच थ्योरम, लिख लेना। यहाँ पे नहीं लिखा कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बोला था हमने करके आपको दिखाया। हमने बोला था कि एक्सरसाइज 1.3 का बेसिक एंड थ्योरम कंप्लीट करवाएंगे, तो करवा दिया है। तो अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।